प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। सर ये केमिस्ट्री की मैम की जगह आप कहां से आ गए? दिशा मैम के दाढ़ी मूंछ कहां से आ गई? अरे कुछ नहीं, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो मैम ने बोला सर थ्योरेटिकल पोर्शन आप ही करा दो, थ्योरेटिकल पोर्शन में थोड़ी सी बोरियत फील होती है। तो मैंने कहा मैम आप लिख दो, मैं करा दूंगा क्योंकि मेरे बस की भी लिखना नहीं है। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ आपकी लास्ट यूनिट की, यूनिट 8। अब 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगी। आज सेपरेशन टेक्निक होगा, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी और ये खत्म। यहाँ पर इसके नाम में देखो बच्चा, मार्कर कहाँ है, कहाँ हो तुम। इसके नाम में क्या छुपा हुआ है? सेपरेशन। तो आप सेपरेशन जानते हो। अरे सेपरेशन मतलब अलग अलग होना। जब 2 प्यार करने वालों के बीच बेस्ट फ्रेंड आ जाता है तो वे दोनों अलग हो जाते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड क्या हो गया बच्चा? सेपरेशन टेक्निक हो गया। तो आप सेपरेशन टेक्निक इससे बड़े अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि एक बेस्ट फ्रेंड या वो दो दोस्तों के बीच जब लड़की आ जाती है तो दोस्ती बिगड़ जाती है। तो पहला दोस्त दूसरा दोस्त, दोनों के बीच लड़की आई, दोस्ती क्या हुई? ब्रेक हो गई, बिगड़ गई। तो लड़की क्या थी? उन्हें सेपरेट करने वाली थी। तो वो क्या है? एक तरीके से सेपरेशन टेक्निक दिखा रही है। तो सेपरेशन टेक्निक और आप देखो भावनाओं को समझो। सेपरेशन मतलब अलग करना और टेक्निक मतलब वो थी ना कि अपने आप को अच्छा कमाने की निंजा टेक्निक नहीं है। बाबू मैं बहुत बुरी हूं ना, तो वही क्या है बेटा, फिर सामने लड़का क्या कहेगा? नहीं आप बुरी नहीं हो, आप तो बहुत अच्छी हो, ये वो। तो यही क्या है बच्चा? निंजा टेक्निक है अच्छा कहवाने की अपने आप को। तो ऐसे ही सेपरेशन टेक्निक है। आर दोज टेक्निक, यानी कि सेपरेशन टेक्निक वे टेक्निक हैं दैट कैन बी यूज्ड, जो उपयोग में लाई जा सकती हैं, टू सेपरेट, अलग करने के लिए, टू डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अलग अलग अवस्था को। आपने पढ़ा ठोस द्रव गैस हैं, तो भैया इन अवस्थाओं को आपस में अलग करने के लिए, ऐसा नहीं है ठोस को द्रव से ही अलग करेंगे। अब द्रव से द्रव को भी अलग कर सकते हैं। जैसे पानी और दूध मिला दिया तो हंस क्या करता है? हमने सुना है कि हंस दूध पी जाता है केवल, तो उसमें पानी छोड़ देता है। तो लिक्विड लिक्विड से अलग नहीं हो गया। तो सेपरेशन टेक्निक यही तो है। सच एज मैटर का मतलब आप जानते हो, मैटर होता है पदार्थ जो जगह घेरता है। जैसे मैं भी जगह घेरता हूं, ये मार्कर भी जगह घेरते हैं, ये किताब भी जगह घेरती है, सब कुछ जगह घेरती है। तो हम सब पदार्थ है। क्या हवा पदार्थ है? क्या हवा मैटर है नलायकों? गुब्बारे में जब फूंक मारते तो क्या गुब्बारा फूलता नहीं है? हवा जगह नहीं घेरती, तो क्या हमारी हवा भी पदार्थ है? तो भैया उन दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट टू डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं को अलग करने में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी? सच एज लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, जैसे ठोस और द्रव अवस्था। सच सेपरेशन टेक्निक इंक्लूड फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन, यानी कि इस तरह की जो सेपरेशन टेक्निक है उनमें हम फिल्ट्रेशन भी इस्तेमाल करते हैं, इवेपोरेशन। फिल्ट्रेशन आप जानते हो छानना, और इवेपोरेशन क्या होता है? उड़ाना। तो हम ये सब इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी ही एक सेपरेशन टेक्निक में 2-3 होती हैं जो सबसे अच्छी मानी जाती है, मैं मान के चलता हूं, वो सोलवेंट है। एक और है, मैं अभी पढ़ रहा था 2 सेकंड पहले उस टेक्निक का नाम, उसका नाम क्या था? चिलेट एक्सट्रैक्शन। लेकिन मैंने यहाँ पर सोलवेंट लिखी हुई है तो आप समझो सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। आपको डॉट नहीं लगानी, आपको कंप्लीट लिखना है। तो सोलवेंट एक्सट्रैक्शन अमंग द वेरियस मेथड, यानी कि जो अमंग का इस्तेमाल होता है जहां एक मतलब बहुत ज्यादा के बीच में कर रहे हो, 2 के लिए बिटवीन लिखता है। अमंग द वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि जो सेपरेशन के जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के मेथड हैं, मोस्ट वर्साटाइल एंड पॉपुलर मेथड। ये बहुत ज्यादा वर्साटाइल है, जैसे आपका भाई वर्साटाइल है, नहीं मजाक की बात कर रहा हूं, और सबसे पॉपुलर मेथड है। ये हम नहीं है भैया, क्यों? क्योंकि अभी लोग बाग जानते ही नहीं है। ठीक क्यों है ये? इट इज द टाइप ऑफ लिक्विड लिक्विड, ये तो मिट ही गया, यानी कि लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का टाइप है। लिक्विड को लिक्विड से, हंसराज है ये, मतलब हंस है ये। ठीक है। द सेपरेशन
कैन बी कैरिड आउट ऑन ए मैक्रो एज वेल एज माइक्रो लेवल, यानी कि सेपरेशन टेक्निक को माइक्रो यानी कि बड़े और मैक्रो मतलब बड़े और माइक्रो मतलब छोटे स्केल पर भी मतलब लेवल पर भी हम यूज कर सकते हैं। अब आपको बताओ माइक्रो पार्टिकल्स कौन से होते हैं? छोटे, जिन्हें आंखों से ना देख सके, जैसे चींटी। नहीं नालायको, चींटी मैक्रो है, बड़ा है। सर चींटी मैक्रो कैसे है? क्योंकि उसे आंखों से देख सकते हैं। तो माइक्रो पार्टिकल वे होते हैं जिन्हें आंखों से नहीं देख सकते, और मैक्रो वे होते हैं जिन्हें आंखों से देख सकते हैं। चलिए, इट डज नॉट रिक्वायर एनी सोफिस्टिकेटेड apparatus और इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसमें कोई दिमाग के तार हिलाने वाला, दिमाग खराब करने वाला कोई भी अपरेटस या डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है, सिंपल तरीके से हो सकता है। द टेक्निक इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस by selective transfer between two immiscible liquid phases, यानी कि इस लाइन का मतलब सब समझोगे जब आगे के पॉइंट समझ जाओगे। फिर भी आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो टेक्निक है, ये मिक्सचर को किसके, सब्सटेंस के, किसे, सेलेक्टिव ट्रांसफर, दो चीजों के बीच ट्रोट छानते चले जाएंगे, भेदते चले जाएंगे, और लिक्विड क्या होंगे, रुकते चले जाएंगे। जो जो इमिसिबल है वे रुकते चले जाएंगे और बाकी आगे चलते चले जाएंगे, लेयर के बाद लेयर। इसका ये मतलब है, बाकी जब मैं आपको डायग्राम वगैरह से समझाऊंगा आप सब इजीली समझ जाओगे। इसके फटाफट नोट्स बनाओ और स्क्रीनशॉट लो। आगे चलते हैं फिर हम। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं बच्चा। देखो सब कुछ बोर्ड पे आ चुका है। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने देखा मैंने ज्यादा ही डिटेल में नोट्स बनाए थे। ये रे मैं आपको दिखाऊं, ये भी मैंने बड़ी डिटेल में बनाया था, पर लेकिन मैम ने आगे बोला कि आपके सिलेबस में केवल डेफिनेशन है, ये आगे 6 सेमेस्टर में आपको डिटेल में देखने को मिलने की संभावना है। अभी ये क्या है, अभी छोटी छोटी डेफिनेशन है, तो मैं उनकी ही चर्चा कर देता हूँ इस टॉपिक पे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वो जो हमने क्या पढ़ा था सोलवेंट एक्सट्रैक्शन, उसका प्रिंसिपल क्या कहता है भैया? वो नहीं होता क्या कूप टाइप, जैसे तेल डालते हो इस तरह का एक फनल टाइप ले लिया जाता है, उसमें अपने पास से 2 इमिसिबल सोलवेंट्स हम भर देते हैं, यानी कि इमिसिबल मतलब जो घुलते हैं ना, इस तरह के सोलवेंट हम उसमें डाल देते हैं, और जिसे हमें मिक्सचर को, जिसे हमें प्योरीफाई करना है, वो वाला सोल्यूट उसमें डाल देंगे। यानी कि कुल मिला के 3 हो गए। 2 तो हमने डाले और एक वो जिसे हमें क्या करना था, प्योरीफाई करना था, इसमें वो डाल देंगे। देखो, ए सोल्यूट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सर्टेन रेशो, एक निश्चित अनुपात में, बिटवीन 2 इमिसिबल सोलवेंट, यानी कि हमें एक सोल्यूट जो हमें क्या करना है, प्योरीफाई करना है, वो इमिसिबल सोलवेंट्स में डाल के इसमें डाल देंगे, और इसे क्या करेंगे, गुटर 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 हिलाएंगे बहुत जोर से। तो बहुत जोर से हिलाने के बाद क्या होगा, जादू होगा, जादू। तो जादू होकर क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा। देखो इसमें मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो देखो, ये तो सेपरेट फनल हो गया, ये ऑयल लेयर हो गया, और ये वाटर लेयर हो गया। क्योंकि वो क्या होता है हमारा, वाटर के ऊपर ऑयल नहीं तैरता, तो इस तरीके से वो अपने आप सेपरेट हो जाता है। तो आपको इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। सर और डिटेल में बता दो, मैं डिटेल में बता दूंगा बहुत, क्योंकि ये आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री में भी आता है आपके, तो इसमें कोई डिटेल में घुसने की आपको कोई खास नीड है नहीं। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, वे जानने की जरूरत है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो हुआ है केडी, ये आपने पढ़ा था 11th क्लास में, आपको याद हो, नॉर्मलता वाले चैप्टर में कुछ रिलेटेड था। ये बेटा पार्टीशन कोफिशिएंट के नाम से भी आ जाता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है क्या, व्हेन ए सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन 2 इमिसिबल फेजेस, यानी कि जब भी सॉल्यूट को 2 इमिसिबल फेजेस में डाला जाता है, इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में। इक्विलिब्रियम क्या होता है, साम्य अवस्था में। द रेशो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन 2 फेजेस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। मतलब हमने भैया ये जो मिलाया था सोल्यूट, दो इमर्सिबल सोलवेंट ने पहली फेज में कंसंट्रेशन ली, फिर दूसरी फेज में ली, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके जो रेशो मिला वो ही क्या कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अभी वो कहाँ है, रफ कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। सर रफ क्यों कर रहे हो, कोई रॉकेट साइंस वाली इसमें बात नहीं है, थ्योरेटिकल यूनिट है पूरी की पूरी। इसमें ऐसा नहीं है
कि आपका क्या होगा, H2। ये है नीचे जो लिखा हुआ है, आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम सब समझ गए। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, डिटेल में मैं घुसाने नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि आप सिलेबस देखोगे, बुक देखोगे, मेरे सामने बुक भी लिखी हुई है। मैं आपको यूनिट दिखाऊं, ये कितनी छोटी सी यूनिट है। यहाँ से यूनिट 8 स्टार्ट हो रही है और देखो कहाँ खत्म हो रही है, 1 2 3 4 पेज पे खत्म होगी। इतनी मोटी आपकी यूनिट 8 है। तो आपको इसमें डिटेलिंग में नहीं दिया हुआ या डिटेलिंग में घुसला दिया, मैंने मार्कर कहाँ रख दिया, आपसे बातों बातों में मार्कर खो दिया, मिल गया। अब आओ डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। बेटा मार्कर गिर रहा है, कहते हैं ना हाथ से बॉल गिर रही है तो इस बार विकेट होगा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। अब देखो इसमें हम किसके लिए लगाते हैं, इंडिपेंडेंट वॉल्यूम है हमारे पास 2 फेसेस का, V1 और V2। तो हम क्या करेंगे, उस फनल में जो अभी थोड़ी देर पहले ली थी, टोटल कंसंट्रेशन निकालेंगे दोनों में, और एक की ऑर्गेनिक फेज में निकाल लेंगे, एक की एक्वस में। मतलब वो जो आपने उसमें फनल में जो इमिसिबल सॉल्वेंट डाले थे, तो एक में तो ऑर्गेनिक डालना और एक में एक्वस मतलब पानी वाला। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हो। उन दोनों का रेशो जो होगा वही डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कहलाएगा, रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑफ सोल्यूट इन ईच फेज। अब मैं आपको बताऊं, मुझसे मेरे सर ने इसका मात्रक पूछा था। क्या पूछा था? मात्रक। तो मैं बता नहीं पाया था यूनिट, लेकिन मैं आपको बताऊं, ऊपर भी कंसंट्रेशन है, नीचे भी, तो मात्रक फुचुक फुचुक कटप्पा बाहुबली का क्या कर देगा, कत्ल कर देगा। और यहाँ पर कोई भी आपको मात्रक यूनिट नहीं मिलेगी। अब परसेंटेज एक्सट्रैक्शन की बात करें तो इसका केवल फॉर्मूला याद रखो और कुछ नहीं है। सर डी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मान लो डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं रहा डिस्ट्रीब्यूशन। और वी ए क्या है? वॉल्यूम है एक्वस का, और वॉल्यूम ये किसका है बेटा? ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक फेज का और एक्वस फेज का। और इस फॉर्मूले में मान रख दो, आपको परसेंटेज क्या मिल जाएगी? एक्सट्रैक्शन या इफिशियंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? दक्षता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डी। अब भैया जैसे डी की वैल्यू बढ़ेंगे तो परसेंटेज ई भी बढ़ेगा। सर ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? यहाँ देखो ये इसके साथ प्लस में है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली ज्यादा इफेक्ट डालेगी, प्लस वाली कम इफेक्ट डालेगी। तो आप देखो ये अगर डी बढ़ेगा, डी की जगह 2 रख दोगे, 4 रख दोगे, 5 रख दोगे, इतना ये इफेक्ट नहीं डालेगा जितना मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 करो या 2 प्लस 3 करो, यहाँ 6 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा। तो ज्यादा इफेक्ट मल्टीप्लाई वाला डालता है ना, तो इस वजह से क्या होगा, ये ज्यादा इफेक्ट डालेगा। परसेंटेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन, अगर ये डिक्रीज होगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो परसेंटेज बढ़ेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं, एक मैथमेटिक्स वाला बच्चा इजिली इस चीज को समझ सकता है। अब मैं इस हिस्से को भी रफ कर देता हूँ, बस थोड़ा सा हो रहा है, बस थोड़ा सा सब्र रखो बच्चा मेरे। ये अब समझो, अब जो टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन सिस्टम के जो टाइप हैं वे 2 तरह से होते हैं मेनली। जैसे एक तो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए हो गया और एक चार्ज स्पीशीज के लिए, आयनाइज्ड मॉलिक्यूल के लिए हो गया। देखो ये किसका है? अनचार्ज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये क्या है? चार्ज या आयनाइज्ड मॉलिक्यूल। यानी कि एक तो वो जिसमें चार्ज ना होता और एक वो जिसमें चार्ज होता हो। तो जो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो किसमें घुलता है बेटा? अनचार्ज वाला। अनचार्ज वाला ऑर्गेनिक लेयर में घुलेगा, और जो आपका चार्ज है वो एक्वस लेयर में जाएगा। समझ रहे हो? सर समझ रहे हैं। लेकिन क्या हम चार्ज को ऑर्गेनिक लेयर में डिसोल्व कर सकते हैं? डिसोल्व का मतलब एक तरीके से घुलना। योर ना मॉलिक्यूल डिसोल्व इन, जो आपका अनचार्ज है वो ऑर्गेनिक में जाएगा और जो चार्ज है वो एक्वस में। क्या सर हम चार्ज को ऑर्गेनिक लेयर में डिसोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके फर्स्ट सेकंड तीन प्रोसीजर है। ये अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप चार्ज को भी ऑर्गेनिक लेयर में डिसोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्युबिलिटी ऑफ मेटल आयन इज लो इन ऑर्गेनिक लेयर, यानी कि जो मेटल क्या होता है? मेटल चार्ज ही तो होता है। अरे मेटल सोना चांदी गढ़वा दे रे ओ नंदी के बीरा, तो भैया सोना चांदी मेटल है, क्या इन पे चार्ज नहीं आ जाता? आ जाता है। तो भैया जो मेटल आयन है उनकी सोल्युबिलिटी या डिसोल्विटी वो क्या है? लो है। किसमें? ऑर्गेनिक लेयर में। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया, ऑर्गेनिक लेयर में तो अनचार्ज घुलते हैं। सो टू इंक्रीज देयर सोल्युबिलिटी
इन ऑर्गेनिक फेज, तो उनकी ऑर्गेनिक फेज में हम सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए मैंने क्या बताया, जो चार्ज है वे एक्वस में डिसोल्व होते हैं, तो उन्हें ऑर्गेनिक में डिसोल्व करने के लिए 3 प्रोसेस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। पहला क्या करना पड़ेगा, आयन एसोसिएशन करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे समझो, मेटल आयंस इज inserted into bulky molecule and then it associate with other ion of opposite charge to form ion pair। ion pair बनाना आता है, ये मुझसे बेहतर आपको पता होगा, तो हम बड़े उसमें डाल के एक आयन पेयर बना लेते हैं। ठीक, सोल्वेशन आपको पता है, हेयर बेसिक और एसिडिक एक्सट्रैक्शन सिस्टम आर यूज। यहाँ पे बेसिक और एसिडिक आप जानते हो, लिटमस पेपर जो होता है उससे बेसिडिक एसिडिक वैल्यू निकाल सकते हैं, पीएच वैल्यू से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम उस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। सर वो सिस्टम कौन सा है, नहीं पढ़ना, बेसिक है, डिटेल में अपना माथा चापच्ची मत करो। चिलेट फॉर्मेशन आपने पढ़ी हुई है, आपने इससे पहले सेमेस्टर में पढ़ी हुई है, शायद आरती मैम ने कराई थी। तो यहाँ पर देखो क्या है, कहाँ है, चिलेट एजेंट्स स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यूनिट्स मेटल आयन। Chelates are water insoluble and soluble in organic solvents। मतलब जब हम उन्हें चिलेट फॉर्मेशन में बना लेंगे तो जो चिलेट है वे सोल्यूबल है ऑर्गेनिक में, तो हम उन्हें ऑर्गेनिक में सॉल्यूशन नहीं कर सकते, डिसोल्व नहीं कर सकते। बेसिक सी चीज थी। इसमें भैया थ्योरेटिकल यूनिट है, इसमें कोई भी ऐसा है ही नहीं जो समझाने मतलब कुछ खास अलग से वो करना हो, क्या करना हो, दिमाग खर्च करना हो। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ है नहीं। आशा करता हूँ आप स्क्रीनशॉट लेते चल रहे होंगे। अभी हम आगे भी चलेंगे, अभी आप थोड़ा सा नेक्स्ट पोर्शन आपके इस पे अभी आने वाला है। चलो तो अब देखते हैं जो सोलवेंट एक्सट्रैक्शन थी बच्चा पार्टी, उसकी भी अलग अलग डी वैल्यू के लिए देखो। जो डी वैल्यू है, डी वैल्यू क्या है, अरे डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, वो फेज 1 में हाई हो सकती है, लो हो सकती है या सेम हो सकती है हर बार, तो उसके लिए अलग अलग मेथड थे। तो पहला ये है बैच एक्सट्रैक्शन मेथड। सर ये पढ़ना है, सब बेसिक है, बस इसमें कुछ नहीं, बस कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन है और काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन है। तो जो आपकी बैच एक्सट्रैक्शन है यो क्या की जाती है, यूज इन केस ऑफ लार्ज और हाई डी वैल्यू। इसमें सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। जो कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन है ये यूज किया जाती है जब आपका डी जो है, डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू जो है वो लो हो। इसमें सोफ्लेट अपरेटस यूज किया जाता है। ये कैसा होता है दिखा देंगे, घबराने की कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो आपकी काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन है, ये जब टू सोलवेंट टू बी सेपरेटेड हैव सेम डी, सेम डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू होती है। इसमें एक्सट्रैक्शन और सूडो काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन डिवाइस, ये सब इसके ही अंदर आता है, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन के। और इसमें जो क्रैक ट्यूब्स यूज होती है, कैसी होती है, सब दिखा देंगे। व्हाई फियर वी आर हियर, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। अब बाकी का डिस्कशन आपसे सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।